हेलो एवरीवन, वेलकम टू दापूस लर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी आरोह के काव्य खंड का चैप्टर 4 वे आंखें का प्रश्न अभ्यास। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही अपने प्यार और साथ के साथ बने रहें दापूस लर्निंग के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वे आंखें एक कविता है जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। इस कविता में किसानों की दुर्दशा और उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के अनगिनत दुखों का बहुत ही दारुण वर्णन किया गया है। तो पहला प्रश्न है कविता के साथ का, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। तो इसमें 5 प्रश्न है। पहला है, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? तो उत्तर, हमें अंधेरा, आर्थिक हानि, अपमान, प्रियजनों की मृत्यु आदि से डर लगता है। दूसरा है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो उत्तर, उन आँखों से किसान की ओर संकेत किया गया है। तीसरा, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आँखों की असीम वेदना से डर लगता है। मतलब असीम मतलब कि बहुत ज़्यादा, उसमें इतना ज़्यादा दुख है कि कवि उन आँखों से डर ही जाता है। नेक्स्ट, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? उत्तर, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन समाज को किसान की स्थिति से अवगत कराने के लिए किया है और अत्याचारी महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश कर सके। कवि को उन आंखों से डर लगता है, फिर भी उन आंखों की पीड़ा का वर्णन किया है इसलिए कि लोगों को पता चल सके कि किसानों की क्या हालत हो गई है और उन्हें किस तरह से महाजन और जो थानेदार हैं वो परेशान कर रहे हैं। नेक्स्ट, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता क्या तब भी वह कविता लिखता? तो उत्तर है इसका, नहीं लिख पाता, क्योंकि कविता लिखने के लिए मन में भावों का होना आवश्यक है। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई भाव नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते। दूसरा प्रश्न है, किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? तो उत्तर, किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया गया है। महाजन ने अपना ऋण और ब्याज वसूलने के लिए किसान के खेत, गाय, बैल और घर बार सब हड़प लिया। किसान का घर, गृहस्थी, परिवार सब तबाह हो गया, है ना। महाजन उससे ऋण वसूल करने के लिए उसका सब कुछ तबाह कर देता है और जो कोतवाल है वो उसके बेटा की मृत्यु का जिम्मेदार उसकी बहू को मान करके और उसे परेशान करता है। तीसरा प्रश्न है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, जब किसान स्वाधीन था तो उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी होती थी। किसान आज भी अपने पिछले सुख की बातों को जब याद करता है तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। तो उसके पिछले सुख की क्या बातें थी जो उसकी आंखों में चमक लाती है, तो उसके बारे में लिखना है। तो उत्तर, उपर्युक्त पंक्ति में किसान के निम्न सुखों की ओर संकेत किया गया है। पहला, किसान कभी स्वाधीन था, उसके पास लहलहाते खेत थे। दूसरा, दुधारू गाय और हष्ट पुष्ट बैलों की जोड़ी थी। तीसरा, घर में उसका एक जवान पुत्र, पुत्रवधू, पत्नी और बेटी थी। इस तरह से किसान एक सुखी और संतुष्ट किसान था। इन सब की स्मृति उसकी आंखों में चमक ला देती है अभी भी। चौथा है, आशय स्पष्ट करें, मतलब इसका अर्थ बताना है आपको। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती? तो उत्तर, संदर्भ, पहले तो हम संदर्भ लिखते हैं फिर आशय बताते हैं। संदर्भ कहाँ का है? प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आंखें से लिया गया है।
इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसान की उजरी गाय के बारे में वर्णन किया गया है। मतलब उजरी गाय का नाम है। तो आशय, कवि कहते हैं कि किसान के पास उजरी नाम की एक गाय थी जो किसान को बहुत स्नेह करती थी और केवल किसान को ही दूध दुहने देती थी। किसी और को अपने पास दूध दुहने के लिए नहीं आने देती थी। ख, घर में विधवा रही पुतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। तो ये संदर्भ लिया गया है प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आंखें से लिया गया है। इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। यहाँ पर किसान की जवान पुत्र के मरने का संदर्भ है कि किस प्रकार किसान के बेटे का विरोध करने के लिए मार दिया जाता है। विरोध कहाँ करता है उसका बेटा? जब महाजन उसके खेत को हड़प लेता है, उसके घर परिवार को तबाह करने लगता है, तो वो विरोध करता है कि नहीं, ये तुम लोग गलत करते हो। इसके लिए उसे मरवा दिया जाता है। तो वह आशय है, किसान के बेटे को जमींदार के करिंदों ने मार दिया और उसकी मृत्यु का आरोप जमींदार और पुलिस की मिलीभगत से उसकी पुत्र वधू पर मढ़ दिया गया। उसके मरने में उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था, फिर भी समाज ने उसे पतिघातिन करार दे दिया, जबकि वह विधवा होते हुए भी लक्ष्मी के समान थी। वही कमाकर घर चला रही थी। मतलब कि उसका बेटे को जमींदार मरवा देते हैं और उसके कत्ल का इल्जाम उसकी पत्नी यानी किसान की पुत्र वधू पर मढ़ देते हैं और उसको कोतवाल तरह तरह से परेशान करता है और वो बेचारी लास्ट में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो बहुत ही दारुण कथा है इस किसान का और उसके बारे में कवि ने ये कविता लिखी है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वा चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तो संदर्भ है प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आंखें कविता से लिया गया है। देखिए स्टूडेंट, इतना जो है ना आपको हर पार्ट में लिखना है। जब भी आपको इस चैप्टर से आशय स्पष्ट करने के लिए या व्याख्या करने के लिए बोला जाता है तो इतना तो हर में लिखना है। इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। यहाँ पर किसान के पूर्व सुखों के बारे में बताया गया है। तो आशय है, किसान जब अपने पूर्व वैभव को याद करता है तो क्षण भर के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह हुलसित हो जाता है, मतलब हुलस जाता है, खुश हो जाता है, परंतु क्षण भर में ही उसका दुख सुखद एहसास विलीन हो जाता है और उसे तीखी नोक की भांति सारी सुख की बातें उसे चुभने लगती है, क्योंकि वर्तमान में उसके पास सुख की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी है, उसकी बेटी मर चुकी है, बेटे और पुत्र वधू की भी मौत हो चुकी है, उसका सारा घर परिवार बर्बाद हो चुका है। इसलिए सुख की कोई भी बात नहीं है और वह पिछली बातों को याद करके क्षण भर के लिए तो उसकी आंखों में सुख की लहर दौड़ जाती है और क्षण भर में ही वो बातें ही उसे चुभने लगती है कि मैं ही क्यों जिंदा हूँ। 5वां है, घर में विधवा रही पुतोहू, खैर पैर की जूती, जोरू एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखना है कि वर्तमान में क्या स्थिति है स्त्रियों की, महिलाओं की। आज भी बोला जाता है कि औरतें जो हैं पैर की जूती हैं, एक नहीं तो दूसरी आ जाएंगी। तो उत्तर, प्रस्तुत कविता में स्त्री की स्थिति बड़ी ही दयनीय बताई गई है। विधवा स्त्री से सहानुभूति रखने की अपेक्षा उसे पति की हत्यारिन करार दिया जाता है। कोतवाल उसे बिना किसी कारण के थाने बुलाकर परेशान करता है और उसके साथ कुकर्म करता है। उसके शोषण की वजह से वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती है।
वर्तमान युग की बात करें तो शैक्षणिक क्षेत्र को यदि छोड़ दें तो एक स्तर पर उनकी स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। थोड़ी आत्मनिर्भर हुई है वो, पर आज भी दूर दराज के इलाकों में उन्हें डायन बताकर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। प्रेम विवाह करने पर मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। आज भी ऑनर किलिंग किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि पुरुषों की मानसिकता आज भी नहीं बदली है स्त्रियों को लेकर। वे आज भी अपने हिसाब से उनको चलाना चाहते हैं। पैर की जूती जोरू आज भी है, कल भी थी, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। कविता के आसपास का प्रश्न, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की भी पड़ताल करें कि किसान अपने व्यवसाय यानी खेती से पलायन क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे कारण क्या है। तो उत्तर, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर निम्न मुद्दे हो सकते हैं। आप निम्न मुद्दों को लेकर के जो डिबेट है वो कर सकते हैं। तो पहला है, खेती व्यावसायिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं रह गई है। इस व्यवसाय में अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है जिसे आज का पढ़ा लिखा युवा वर्ग नहीं करना चाहता। सरकार का कृषि के प्रति उदासीन रवैया। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। जैसे आज़ादी से पहले उनकी स्थिति थी, अंग्रेज उनका शोषण करते थे, उसी तरह से आज भी किसानों का शोषण अनवरत जारी है। उनके लिए अपने सरकार आ गई है तब भी कोई बदलाव नहीं आया है। उनको केंद्र में रखकर कोई भी कानून नहीं लाया गया है। आज जो उनकी दुर्दशा हो रही है कृषि कानूनों को लेकर, किसान जो पिछले 9-10 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं फिर भी उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज भी उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज भी देसी जो सरकार है वो भी उनका उतनी ही शोषण कर रही है जितना अंग्रेज करते थे। अनाज की बिक्री की समुचित व्यवस्था का अभाव भी है। आजकल सरकार सरकारी मंडियों को बेचकर प्राइवेट हाथों में देती जा रही है। तो किसान के लिए एक अलग से मुसीबत आ गई है कि इतना मेहनत करने के बाद भी उनके अनाज को कोई खरीदने वाला नहीं है और लोग चाहते हैं कि कम से कम मूल्य पर उनसे चीज़ों को खरीदी जाए। नेक्स्ट, कृषि व्यवसाय में पलायन के निम्न कारण हैं, जैसे कम आय होना। किसानों की आय आज भी बहुत कम है तो वो जो उनकी दैनिक ज़रूरतें हैं वो अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए पलायन ही उनके पास एकमात्र उपाय रह जाता है। घोर परिश्रम के बाद भी सफलता न मिलना। जैसे कृषि को प्रकृति का जुआ कहा गया है। अगर प्रकृति मेहरबान है, बारिश टाइम से हो जाती है तो ठीक है, नहीं है तो डीजल पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा है, हम कैसे चलाएं। सब किसान तो इतने अमीर हैं नहीं कि उनके पास ये सब समुचित व्यवस्था हो। बिजली का दाम इतना ज़्यादा है तो वो हर चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत है। अगर किसान के पास पैसे नहीं है तो कहाँ से इन सब चीज़ों का भुगतान वो करेंगे, है ना। तो इतना मेहनत करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, समाज में उचित सम्मान न मिलना। किसानों को आज भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। सोचा जाता है कि ये तो अनपढ़ गंवार है और उनको वो उचित सम्मान नहीं दिया जाता है जो एक पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी करने वालों को दिया जाता है, जबकि सम्मान के वो सबसे ज़्यादा हकदार हैं। क्योंकि जब आपको अन्न उपजा कर नहीं मिलेगा तो आप खाएंगे क्या। अगर आपके पास पैसे हैं तो, अनाज नहीं है और पैसे हैं आपके पास तो क्या पैसे खाएंगे आप। प्रकृति और वर्षा पर निर्भरता। किसानों को प्रकृति और वर्षा पर निर्भरता है, जो पहले ही मैं बताई हूँ। नुकसान की भरपाई की सुविधा न होना। किसानों का नुकसान होता है इतना, उनकी लहलाती हुई फसल बारिश के बिना या पानी के बिना सूख जाता है तो उसकी भरपाई की सुविधा नहीं है। कानून तो बनाया गया है लेकिन वो लेते हैं जिनका कोई फसल नहीं है और जो ज़रूरतमंद है उनके पास जानकारी नहीं है या उन तक जानकारी पहुंचाई नहीं जाती है। बहुत सारी बातें हैं।
खाद बीज तेल का महंगा होना, ये सारी चीज़ें आज के परिवेश में अगर आप देखें तो सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, खाद बीज तेल। तो वे आंखें का प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया। स्टूडेंट, आप हमारा साथ दें चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके, क्योंकि आप तक पहुंचाने में इसे बहुत मेहनत लगता है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा दिनों तक ऐसे वीडियोज़ को नहीं बना पाएंगे। तो आप हमारा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच।